कहानी शुरू होती है और हम मिलते हैं कुंफू योद्धा ली से, जो कि अपने सबसे करीबी दोस्त लीसा के साथ हवा में उड़ रहा है, जहां दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश नजर आ रहे हैं कि तभी अचानक से ली का सपना टूटता है। जी हाँ, ली महज एक सपना देख रहा था कि वो अपनी दोस्त के साथ बड़ा ही रोमांटिक हो रहा है। जैसे ही उसका सपना टूटता है उसे याद आता है कि अरे उसे तो सबके लिए खाना बनाना है। आपको बता दूं, ली इस स्कूल में 10 सालों से कुंफू सीखने की ट्रेनिंग ले रहा है, लेकिन आज भी वो इस एकेडमी का सबसे कमजोर स्टूडेंट माना जाता है। उसे तो कुंफू के दांव पेच जैसे समझ ही नहीं आते। वैसे वो खाना बनाने में उतना ही माहिर है, जितनी बेहतरीन उसकी कुकिंग है ना, उससे कहीं ज्यादा बेकार उसकी कुंफू है। वो फटाफट फूड को रेडी करता है और जैसे उसे टेबल पर रखने के लिए जाता है वो सबको आवाज लगाता है। स्टूडेंट्स आते ही खाने पर झपट पड़ते हैं और कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने खाने को ही हवा में उड़ा दिया और कुछ ऐसे जो खाने को हवा में ही रोक सकते थे। वैसे तो ये मंजर देखने में काफी दिलचस्प नजर आ रहा था और यहीं से इन कुंफू योद्धाओं की ताकत का पता लगाया जा सकता था। यहाँ पर रहने वाले सभी स्टूडेंट्स अपनी स्किल्स में काफी निपुण हो चुके थे। जब सारे स्टूडेंट्स खाने को हवा में उड़ा रहे थे और तभी एंट्री होती है मास्टर जी की। उन्हें देखते ही सारे स्टूडेंट्स फिर से डिसिप्लिन में आ जाते हैं। दरअसल उनका इस एकेडमी में काफी खौफ चलता है। एक वही तो है जिनसे सभी डरते हैं। मास्टर को देखते ही सभी फटाफट अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। तभी मास्टर जी टॉन्ट मारते हुए ली से कहते हैं, तुमने खाना तो बहुत ही अच्छा बनाया है, वैसे तुम्हारी ट्रेनिंग का क्या हालचाल है? अरे मास्टर जी, मैं तो पहला लेवल क्रॉस कर चुका हूँ, मैं बिल्कुल पड़ाव पर हूँ। ली के इतना कहते ही वहाँ बैठे उसके सारे फ्रेंड्स उसके हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। हाँ मास्टर जी, ली बिल्कुल सही कह रहा है, धीरे धीरे वो अपनी स्किल्स में बेहतर होता जा रहा है। ठीक है, जरा मेरे पास आओ। ली उठकर मास्टर जी के पास चला जाता है और इसी बात पर मास्टर ने ली की एनर्जी को एग्जामिन करना शुरू कर दिया। ली लगातार फेल होता दिखाई दे रहा था। तभी लीजा, जो कि मास्टर की ही बेटी है, उसने ली को बचाने के लिए पीछे से एनर्जी देना शुरू कर दिया, लेकिन वो भी लगातार फेल होती जा रही थी। इसलिए वहाँ बैठे उसके सारे दोस्तों ने एक एक कर उसे एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। लेकिन मास्टर तो आखिर मास्टर ही है, उन्होंने जल्द ही सबकी चालाकी पकड़ ली और एक ही झटके में ली को वहीं पर ढेर कर दिया। तुमने तो अभी तक पहला ही लेवल क्रॉस नहीं किया है, मास्टर गुस्से में कहते हैं और वहाँ पर चारों तरफ खामोशी छा जाती है। अब हम लीजा को देखते हैं, जो कि ली को ताकतवर बनाने के लिए लगातार उसकी मदद करती है, लेकिन ये ट्रेनिंग उसे छुप छुपा कर देनी पड़ती है। दरअसल यहाँ का एक नियम है कि आप एक मास्टर के रहते किसी भी दूसरे से ट्रेनिंग नहीं ले सकते, तो यही वजह है कि लीसा को ये सब कुछ चुपके से करना पड़ता है और अगर ये बात मास्टर तक पहुँची तो उस स्टूडेंट को वहाँ से निकाला भी जा सकता है। और इस एकेडमी में तो ली के सारे दोस्त थे, कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि ली वहाँ से चला जाए, क्योंकि ली तो सभी को बहुत प्यारा था। इधर ली और लीजा दोनों मेडिटेशन कर रहे थे कि सडन हम देखते हैं कि ली ने गले में एक लॉकेट पहना हुआ है और इस लॉकेट से अजीब सी रोशनी निकल रही है और इतने में ही वो धड़ाम करके नीचे गिर जाता है। तभी लीजा ली को उठाकर कहती है, मैंने कुछ अजीब महसूस किया, बहुत अजीब, मानो ऐसा लग रहा था कि दो शक्तियाँ तुम्हारे अंदर आपस में लड़ रही हैं। अब लीजा उससे लॉकेट के बारे में पूछती है। ये लॉकेट, ये तो मैंने पिछले 10 सालों से पहना हुआ है। 10 साल पहले मेरे गाँव में एक डीमन किंग आ गया था, उसने मेरे माँ और बाबा दोनों को मार डाला और तो और पूरे गांव को जलाकर राख कर दिया। उसकी ये बातें सुनकर लीजा उससे कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा उस जगह से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। और फिर क्या था, अब वो दोनों छुपते छुपाते वहाँ से निकलकर सीधा उसके पुराने गांव पहुँच जाते हैं। वैसे तो एकेडमी से बाहर जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, लेकिन लीजा तो ली को परफेक्ट बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत में लगी हुई है। वो किसी भी हाल में अपने फ्रेंड को डरा सहमा हुआ नहीं देखना चाहती। वहाँ पहुँचते ही ली लीजा को पूरी अपनी बैक स्टोरी सुनाता है। जब वो छोटा था वो अपने दोस्त के साथ लकड़ियाँ लेने बाहर गया हुआ था। अब वो जैसे ही अपने गांव के बाहर पहुँचता है उसे सामने कुंफू योद्धा दिखाई देते हैं, जो कि एक डीमन किंग से लड़ाई कर रहे थे और इसी बीच एक तेज रोशनी चमकी और उसके बाद ही वो और उसका दोस्त दोनों बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आता है तो पूरा गाँव जल चुका था। इससे पहले कि वो डीमन किंग ली और उसके दोस्त को मार देता, वहाँ लीसा के फादर यानी कि मास्टर जी पहुँच जाते हैं और वो ली को अपने साथ अपनी एकेडमी लेकर आ जाते हैं। तब से ली यहीं पर रहता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हम सारे कुंफू मास्टर्स को देखते हैं। दरअसल इन लोगों के बीच में कोई मीटिंग चल रही है। सारे मास्टर्स की अपनी अलग अलग एकेडमी है और ये सारे मास्टर्स मिलकर अपनी एकेडमी से होनहार स्टूडेंट्स को चुनकर एक कंपटीशन करवाना चाहते हैं और यहाँ पर इस तरह के कंपटीशन अक्सर होते रहते हैं, लेकिन इस बार इस कंपटीशन का आयोजन एक बड़े लेवल पे किया जा रहा है, क्योंकि इसमें हर एक योद्धा को बहुत सारे राउंड्स को क्लियर करना होगा।
या यूँ कहें कि ये कंपटीशन मास्टर्स के भी बीच में है, क्योंकि जिसका भी स्टूडेंट विनर होगा वहीं पर ये तय हो जाएगा कि कौन अपने स्टूडेंट्स को सबसे अच्छा ट्रेन कर सकता है, यानी कि कौन है बेस्ट मास्टर। आपको बता दो कंपटीशन के आड़ में ये मास्टर्स डीमन से लड़ने के लिए अपने स्टूडेंट्स को तैयार भी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी को ये अंदाजा है कि डीमंस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अगर उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को वेल ट्रेन नहीं किया तो डीमंस एक दिन पूरी धरती का सर्वनाश कर देंगे। पास में ही एक लड़कियों की एकेडमी थी जहाँ पर सारी लड़कियां एक साथ ट्रेनिंग लेती थी और अधिकतर ऐसा होता था कि लड़कियां रात को प्रैक्टिस करने निकलती थी। और फिर क्या था, एकेडमी के लड़कों ने प्लान बनाया और निकल पड़े लड़कियों को देखने के लिए। सब छुप छुपा कर लड़कियों को देख रहे थे और तभी लड़कियों में एंट्री होती है जूकी की, जो कि सबसे ज्यादा खूबसूरत है और पावरफुल भी। जूकी को देखने के लिए तो जैसे लड़के एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे थे और इसी बीच धक्का मुक्की में ली अचानक से बाहर आ गिरता है। ली को देखते ही सारी लड़कियां उसे बंदी बना लेती हैं और बाकी सारे लड़के वहां से दुम दबाकर भाग निकलते हैं। जूकी तो बड़ी ही खूंखार थी, उसने सजा के तौर पर ली को चट्टान से लटका दिया और फिर उसकी बॉडी में बहुत सारे खुजली वाले कीड़ों को डाल दिया। इतना करते ही वो लोग वहाँ से निकल गयी। उनके जाते ही ली के सारे दोस्त वहाँ पर आते हैं और ली की बॉडी से कीड़ों को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कीड़े तो इतने छोटे थे और इतनी ज्यादा मात्रा में थे कि उन्हें निकाल पाना आसान नहीं था। इसलिए सभी ने प्लान किया कि उसे गर्म बर्तन में डाल दिया जाए ताकि ये सारे कीड़े ऑटोमेटिकली मर जाएंगे। और अब सारे लड़कों ने उसे भाप निकलते हुए बर्तन में आखिर बंद ही कर दिया कि तब तक वहाँ अचानक से लीजा आ जाती है और फाइनली ली की जान को बचा लेती है, वरना तो वो कीड़ों से ज्यादा जलकर मर जाता। अब लीजा खुद ही ये मोर्चा संभालती है और इसका ट्रीटमेंट शुरू करती है। जल्दी उसने ली को बिल्कुल ठीक कर दिया था। ली तो वैसे ही लीजा को पसंद करता था और आज तो उसके मन में उमड़ उमड़ के ये ख्याल आ रहा था कि आज तो उसे लीजा को कह ही देना चाहिए, लेकिन फिर वो अपने दिल को थोड़ा सा समझाता है और खुद को पेशेंस रखने के लिए कहता है। अब वो सोचने लगता है कि वो बहुत मेहनत करेगा और एक दिन बहुत अच्छा कुंफू योद्धा बन जाएगा। तब वो खुद लीजा के पास जाएगा अपनी बात कहने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग ली अपने ड्रैगन फ्रेंड के पास जाता है और उससे अपना दिल का हाल सुनाता है और उससे एडवाइस मांगता है कि आखिर वो क्या करे। सामने से आवाज आती है योद्धा बनो। और फिर क्या था, वो जल्दी से वापस आता है और बड़े ही मेडिटेटिव भाव में अपनी ट्रेनिंग पर लग जाता है। लेकिन जब वो पूरी तरह से ध्यान में चला जाता है कि तभी उसे अलग अलग मास्टर्स की आवाज सुनाई देने लगती है। उसके कानों में ये आवाज बहुत जोर से गूंज रही थी। इससे पहले कि वो लेवल क्रॉस कर पाता, फिर से उसके गले का वही ताबीज जलने लगता है और उसकी आँख खुल जाती है। अब ली को याद आता है कि 10 साल पहले ये लॉकेट उसे उसी मास्टर ने पहनाया था जो कि डीमन किंग से लड़ने के लिए आए थे और लॉकेट को पहनाते वक्त उन्होंने एक ही बात कही थी कि रक्षा करो, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। दरअसल इस लॉकेट में बहुत शक्तियां हैं। ली समझ गया कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ इस लॉकेट से हो रही है। उसने फैसला किया कि अब वो इस लॉकेट को अपने गले में बिल्कुल नहीं पहनेगा। वो एक ऊंची सी चट्टान पर उस लॉकेट को फेंकने के लिए पहुंच गया। वो लॉकेट को फेंकने ही वाला था कि तभी उसके पीछे एक बंदर आ गया। ली डर के मारे वहाँ से भागने लगा और भागते भागते पानी में गिर गया। पानी की गहराइयों में जाते हुए ली को एक चमकदार सी चीज दिखाई देती है। वो उसकी तरफ आकर्षित होकर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी ये लॉकेट उसकी दिशा को बदल देता है और सीधा उसे पानी से ऊपर ले आता है। बाहर निकलते ही ली ने क्या देखा कि वो बंदर वहीं बैठा अब तक उसका इंतजार कर रहा है। बंदर ने झट से लॉकेट छीनने के लिए ली पर झपट्टा मारा और उसके हाथों में काट लिया। उसे काटता देखकर ली झट से अपने हाथ को झटकता है और बंदर वहाँ से दूर जाकर गिरता है। बंदर के काटने की वजह से उसके हाथों से खून बहने लगता है और वो खून की छींटे जैसे ही लॉकेट पर पड़ती हैं, उसी समय पानी से एक मैजिकल सी छड़ी निकलती है और हाथों में पकड़ा लॉकेट तो इतना ज्यादा गर्म होने लगता है कि जैसे उसे ली छोड़ता है, लॉकेट सीधा उड़कर छड़ी से जाकर डिफ्यूज हो जाता है। यानी कि पूरा का पूरा लॉकेट छड़ी में समा चुका था और ऐसा होते समय चारों तरफ आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं। आसमान में ये नजारा बहुत सालों बाद हुआ था। ये नजारा देखते ही सातों मास्टर्स एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, जिनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि ये वेपन कोई नॉर्मल नहीं बल्कि ये ब्लड सकिंग नाम का हथियार है और ये हथियार सबसे पावरफुल डीमन किंग का है। इस हथियार को काफी सालों पहले एक मास्टर ने डिफ्यूज कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी खुद की जान चली गई थी। लेकिन इस वक्त ये हथियार दोबारा से जाग चुका है। दरअसल डीमन किंग से उसका हथियार छीनकर उसे एक जगह पर कैद कर दिया गया था, लेकिन अब तो उसका हथियार जाग चुका है और वो उसे ढूंढता हुआ यहाँ तक जरूर आ जाएगा। तभी हम देखते हैं कि हवा में तैर रही छड़ी अचानक से ली के सामने आ गिरती है। इस छड़ी में कुछ न कुछ मैजिक तो जरूर है, ऐसा समझकर ली उसे अपने हाथों में उठा लेता है कि तभी वहीं पर एक नकाबपोश महिला आ जाती
जाती है। वो ली से छड़ी को छीनने की कोशिश कर रही है। तब तक लीजा वहाँ पहुँच जाती है और फाइनली वो उस अजीब महिला से उसे बचा लेती है। तभी ली की नजर अपने हाथों पर पड़ती है। वो बंदर के काटने का निशान अचानक से गायब हो चुका था। उसके हाथ तो बिल्कुल पहले जैसे हैं। ये जानकर ही वो शॉक था। वो बार बार लीजा को बताने की कोशिश करता है, अरे बंदर ने मुझे यही तो काटा है, बिल्कुल इसी जगह। लेकिन वो निशान कहाँ गया, अचानक से कहीं गायब सा हो गया है। लीजा तो ली की बहकी बहकी बातों को सुनकर हैरान हो रही थी। अब उसे समझा कर वापस घर ले आती है। जब उसी रात ली सो रहा था तभी वही नकाबपोश महिला छड़ी को चुराने के लिए उसके रूम में पहुंच जाती है। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जूकी है, जो कि जैसे ही छड़ी को हाथों में पकड़ना चाहती है, छड़ी अपने मैजिकल करतब से उसे वहीं पर बेहोश कर देती है। सुबह ली की आँख खुलते ही वो अपने सामने जूकी को देखता है। वो बहुत घबरा जाता है। तभी जूकी कहती है, अरे मैं यहाँ कैसे आई? अरे अब आ ही गई हूँ तो क्या प्लीज तुम मुझे ये छड़ी दे सकते हो? ली ने सोचा इतने प्यार से पूछ रही है, चलो दे ही देते हैं। लेकिन जैसे ही वो छड़ी को उसके हाथ में देना चाहता है, छड़ी वापस ली से लिपट जाती है। और ऐसा कई बार हुआ। अब जूकी परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। अब ली ने तो छड़ी से ही दोस्ती कर ली। वो उससे अक्सर बातें करता था और वो भी पलटकर उससे बातें करती थी। अब देखते ही देखते कंपटीशन का दिन आ चुका है, जहाँ उसका बेस्ट फ्रेंड जो कि किसी दूसरे मास्टर से ट्रेनिंग ले रहा है, आज वो इसी एकेडमी में उससे मिलने आया है। दरअसल वो भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ले रहा है और आज की डेट में वो बहुत ही पावरफुल योद्धा है। ली याओ से मिलकर बहुत खुश है। तभी याओ को पता चलता है कि ली ने अब तक पहला ही पड़ाव नहीं पार किया है। ये सुनकर ही याओ हैरानी से कहता है, अरे मुझे तो लगता है कि तुम्हारे कोई मास्टर में ही प्रॉब्लम है, वरना ऐसे कैसे पॉसिबल है? 10 सालों से तुम एक ही चीज पर अटके हुए हो। याओ के जाते ही ली क्या देखता है कि लीजा की दोस्ती किसी दूसरे लड़के से हो गई है और वो उसके साथ बड़ा ही अच्छा बॉन्ड शेयर कर रही है। ये देखकर ली को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकता, क्योंकि उसे तो ऐसा लगता था कि शायद लीजा भी उसे पसंद करती है। लेकिन आज उसका ये भ्रम टूट गया था। लीजा अक्सर ली से उसी लड़के की बातें किया करती। ली लीजा की बातें सुनकर तो बनावटी हंसी हंस रहा था, लेकिन उसके जाते ही वो वहाँ से निकल जाता है और बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाकर अपने गुस्से को निकालने लगता है। तभी ली क्या देखता है कि कुछ लोग उसके पीछे आ रहे हैं। वो खुद को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते वो एक जगह पर छुप जाता है जहाँ पर जूकी भी आ जाती है, जो कि ली को बातों में बहला फुसलाकर उसे छड़ी छीनने की कोशिश करती है। लेकिन पहले की तरह इस बार भी वो नाकामयाब रही, क्योंकि वो छड़ी तो जाकर बार बार ली से चिपक जाती थी। इधर ली तो बिल्कुल उदास बैठा था। जो कर रही थी वो सिर्फ छड़ी कर रही थी। तभी जूकी ने सोचा कि उसे रास्ते से हटाना होगा, इसलिए जैसे ही उसने एक वेपन उसे मारने के लिए उठाया, छड़ी बीच में आ गई और उसने तो जूकी को ही बेहोश कर दिया। होश आते ही जूकी ली के साथ कुछ खाने के लिए बनाती है और फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तो फाइनली सारे लोग मैदान में इकट्ठा थे, यानी कि कंपटीशन का पहला राउंड शुरू हो चुका था, जहाँ पर मास्टर्स द्वारा कुछ बॉल फेंकी गयी और जिस योद्धा के पास नंबर 1 की बॉल होंगी वो ये राउंड क्वालिफाई कर जाएंगे। जैसे ही बॉल्स को फेंका गया, सारे योद्धा नंबर 1 की बॉल को पकड़ने के लिए आगे बढ़ गए, लेकिन सिर्फ ली आगे नहीं बढ़ा। वो अपनी ही जगह पर खड़ा हुआ था। दरअसल वो तो कंपटीशन के इस लेवल तक पहुंचा ही नहीं था कि वो उड़कर कुछ चीजों को पकड़ सके। तभी लुढ़कते हुए उसके पास एक बॉल आ जाती है और वो जैसे ही उसे जमीन से उठाने चलता है, जूकी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उस बॉल को नंबर 1 बॉल से बदल देती है। ली जूकी को ये करते हुए देख लेता है। वो उसे सवाल करता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। जवाब में जूकी कहती है, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए किया है, क्योंकि मैं तो तुम्हें इस कंपटीशन में देखना चाहती हूँ। जूकी किसी भी हाल में इस कंपटीशन को जीतना चाहती थी, क्योंकि वो कभी भी अपने मास्टर को लेट डाउन करना नहीं चाहती थी। वैसे तो जूकी की तबीयत भी इस वक्त कुछ ठीक नहीं थी। मास्टर उसे रोकती है ऐसा करने के लिए, लेकिन एक बार कंपटीशन में आने के बाद वो किसी भी हाल में अपने कदम को पीछे नहीं खींचना चाहती। जल्द ही दूसरा राउंड शुरू हो जाता है, जहाँ पर तो वो अपने अपोनेंट को बिना तलवार लगाए ही हरा देती है और उसे जमीन पर धराशायी कर देती है। ये देखकर तो मानो वहाँ खड़े सारे लोगों के होश उड़ जाते हैं। अब बारी थी ली की अपने अपोनेंट के साथ मैदान में उतरने की। उसके जाते ही सब उस पर हंसने लगते हैं, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था कि ये तो हार कर ही आएगा। ली जैसे ही मैदान में पहुँचता है, वहाँ पर अजीब सी धूल उड़ जाती है। और फिर क्या था, यहाँ पर छड़ी ने अपना काम दिखाया। वहाँ उड़ रही धूल का फायदा उठाकर छड़ी जल्दी से ली के अपोनेंट को हरा देती है। तो बड़ी ही आसानी से इस राउंड को ली ने क्वालिफाई कर लिया था। राउंड खत्म होते ही सभी वापस एकेडमी में खाने के लिए पहुँचते हैं, जहाँ ली अपने मास्टर को देखते हुए कहता है कि मैंने तो सेकेंड राउंड भी क्वालिफाई कर लिया। उसके ऐसा कहते ही मास्टर उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं, क्योंकि वो खुद भी इस बात से शॉक में थे।
अब नेक्स्ट डे ली का कंपटीशन उसके ही दोस्त से होने वाला था। वैसे तो ली का फ्रेंड उसे हल्के में ले रहा था, उसे तो ऐसा लग रहा था मैं तो उसे एक झटके में हरा दूंगा। लेकिन जैसे ही ली मैदान में उतरता है वो छड़ी अपना करतब दिखाना शुरू करती है और फिर क्या था, ली उसे उसी मैदान में पटक पटक कर धो देता है। गुस्से में आया उसका दोस्त ली से कहता है तुमने गलत किया, तुमने अपनी असली पहचान छुपाई है। लेकिन अब तो इन बातों का कोई फायदा नहीं क्योंकि ये राउंड भी ली जीत चुका था। आज तो ली जैसे तैसे करके जीत गया, लेकिन अब उसे कल के राउंड की चिंता है क्योंकि कल तो उसका मुकाबला ज़ूकी से होने वाला है जो कि खुद ही बहुत पावरफुल महिला है। इसलिए वो टेंशन में रात को टहलने चला गया। तभी वहीं नदी के किनारे देखकर तो वो हैरान ही रह जाता है क्योंकि वहाँ पर तो ज़ूकी उसे बेहोश मिलती है। वो जल्दी से उसके पास जाता है और उसे होश में लाता है। ज़ूकी की ये हालत देखकर ली कहता है तुम क्यों लफड़े में पड़ रही हो, तुम्हें अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं अपने कदम बिल्कुल पीछे नहीं लूंगी, मुझे जीतना है किसी भी हाल में। और फिर क्या था, नेक्स्ट मॉर्निंग ही कंपटीशन की शुरुआत हो जाती है जहाँ ली आज बिना ही अपने छड़ी के आया था। दरअसल कल उसके दोस्त ने उसे बड़ा ही भला बुरा कहा जिसकी वजह से वो काफी गुस्सा हो गया। इसलिए आज वो जो भी करना चाहता है अपने दम पर, वो ज़ूकी के सामने बड़े ही कॉन्फिडेंटली लड़ने के लिए तैयार था। ज़ूकी लगातार ली को हराती जा रही थी और बार बार उससे कह रही थी तुम सरेंडर कर दो, लेकिन ली ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि वो मैदान को छोड़कर कभी नहीं जा सकता। उसने सोच लिया था कि वो हारे या जीते लेकिन मैदान छोड़कर तो कभी नहीं जाएगा। और ली को सरेंडर ना करते देख ज़ूकी को गुस्सा आ रहा था। इसी गुस्से में वो अपनी तलवार निकाल लेती है और जैसे ही उसे मारने चलती है सामने ली की छड़ी आ जाती है। दरअसल वो छड़ी अपने मालिक को मरता हुआ कभी भी नहीं देख सकती। छड़ी को हाथ में पकड़ते ही ली के ऑटोमेटिकली घाव भरने लगते हैं और अब शुरू होता है तगड़ा कंपटीशन जहाँ दोनों कुंफू योद्धाओं के बीच जोरदार टक्कर दिखाई जाती है। तभी ज़ूकी के नाक से खून बहने लगता है और ये कंपटीशन यहीं रोक दिया जाता है। वहीं जंगल की तरफ किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही सारे स्टूडेंट्स जंगल की तरफ भागते हैं। वहां पहुंचते ही सभी को ये पता चलता है कि ये तो डीमंस का बिछाया गया एक जाल था क्योंकि स्टूडेंट्स के वहां पहुंचते ही सारे डीमंस उन पर हमला कर देते हैं ताकि एकेडमी तक पहुंचने के लिए उनका रास्ता साफ हो जाए। इधर सारे मास्टर्स ये जान चुके थे कि ये छड़ी कोई नॉर्मल नहीं बल्कि वही पावरफुल छड़ी है, इसलिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ली से छड़ी ले ली जाती है और उसे एक जगह पर कैद कर दिया जाता है। तभी वहीं खड़ा एक मास्टर कहता है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ली ने काले जादू की ट्रेनिंग ली है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये महज एक इत्तेफाक है क्योंकि आज तक तो ली ने एकेडमी से बाहर कदम नहीं रखा, तो काला जादू ये तो बहुत दूर की बात है। तभी भागते भागते वहाँ पर एक स्टूडेंट आता है और जंगल के हादसे के बारे में मास्टर्स को बताता है। अब ली तो यहाँ कैद था, वो कैसे सब कुछ कर सकता है? देखा, मैंने कहा था ना, ली तो कुछ नहीं कर सकता, वो तो यहाँ कैद है। ये चाल तो कोई और ही चल रहा है। स्टूडेंट्स की बात सुनते ही सारे मास्टर्स जंगल की ओर निकल जाते हैं और इधर मौका पाकर एक लड़की यहाँ पर आ जाती है जो कि ली को कैद से आजाद करती है और उसे अपने शोल्डर पे बिठाकर ले जाने लगती है। छड़ी उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी लड़की कहती है अरे मैं तो ली को बचा रही हूँ, तुम मेरी मदद करो ना कि मुझे रोको। ऐसी बात सुनते ही छड़ी भी उसकी मदद में लग जाती है और अब उसके पीछे पीछे जाने लगती है। दरअसल ये लड़की ली को बचाने नहीं बल्कि ली को अपने फादर के पास ले जाने के लिए आई थी। वो जल्दी से ली को अपने फादर के पास ले जाकर खड़ा कर देती है जो कि खुद एक डीमन था। डीमन ली को देखते ही उसे मारने लगता है। लड़की ये देखकर हैरान थी। दरअसल वो कभी भी ली को मरता हुआ नहीं देखना चाहती। वो अपने पिता को रोकने की कोशिश करती है लेकिन उसके पिता ने तो एक ही झटके में उसे दूर फेंक दिया। ली ने मजबूती से कसकर अपनी छड़ी को पकड़ लिया और डीमन मास्टर से लड़ने का फैसला किया। दरअसल डीमन से ये लड़ाई उसे तब तक लड़नी होगी जब तक कि सातों मास्टर यहाँ नहीं पहुँच जाते क्योंकि वो अकेला इस डीमन का मुकाबला नहीं कर सकता। और फाइनली मास्टर्स पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच चुके थे। डीमन बहुत ताकतवर था लेकिन सातों मास्टर्स के आगे उसकी शक्तियाँ फेल थी। मास्टर्स ने जब अपनी शक्तियों को दिखाने की शुरुआत की, ये मंजर देखकर तो ली हैरान ही रह गया क्योंकि ये हमला उसी बिजली का था जो उसने अपनी लाइफ में 10 साल पहले देखा था क्योंकि इसी बिजली के हमले ने उसके पूरे गांव को जलाकर राख कर दिया था। ली समझ चुका था कि डीमंस और मास्टर्स की लड़ाई में इस तरह के हमले होते रहेंगे जिसके कारण कोई ना कोई गांव अक्सर तबाह हो जाएगा, जैसे उसने अपने माँ बाबा को खो दिया। इतना सोचते ही ली शक्तियों के बीच में आ जाता है जिसके कारण उसके शरीर में अजीब तरह
तरह के बदलाव होने लगते हैं। तभी मास्टर्स क्या नोटिस करते हैं कि ली की बॉडी में 3 तरह की शक्तियाँ हैं और तीनों शक्तियाँ अलग अलग तरीके की हैं। यानी कि वो शुरू से ही नॉर्मल इंसान नहीं था, क्योंकि तीनों पावर्स को एक साथ एब्जॉर्व करना ये कोई नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में नहीं हो सकता। तभी मास्टर्स मिलकर ये फैसला करते हैं कि जल्दी ही ली को मारना होगा, वरना वो आम समाज के लिए खतरा हो सकता है। और इतना कहते ही वो अपनी शक्तियों से ली को मारने की कोशिश करते हैं। अब तो ली इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका था कि वो एक ही झटके में सबको हरा देता है। ली तो अपने होश ही में नहीं था, वो तो आग बबूला हो चुका था। वो आखिरी बार अपने मास्टर पे करने वाला था कि तभी लीसा बीच में आ जाती है अपने पिता को बचाने के लिए, और ली गलती से मास्टर की जगह लीसा पर हमला कर देता है, जिससे लीसा को काफी ज्यादा चोट लग जाती है। लेकिन फिर भी वो ली के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहती है, होश में आओ ली, तुम ये नहीं जो कर रहे हो। जब तक कि ली अपने आपे से बाहर निकल पाता, वो होश में आता, उससे पहले ही लीसा अपना दम तोड़ देती है। तभी जूकी वहाँ अपने मास्टर के साथ आ जाती है। जूकी की मास्टर ली को मारने का आदेश देती है। वो ली पर जैसे ही अपना पहला वार करती है, डीमन की बेटी उसे सामने बचाने के लिए आ जाती है और हमले की वजह से वो एक बार फिर से बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। और अब जैसे ही जूकी अपना दूसरा वार करती है, इस बार वो मास्टर उठकर ली को बचा लेते हैं और उससे कहते हैं, तुम हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर एक पल भी तुम यहाँ रहे तो मारे जाओगे। मास्टर की बातें सुनते ही ली डीमन की बेटी को अपने गोदी में उठाता है। वो उसे ले जाते हुए उससे कहता है, मैं तुम्हें ऐसी जगह पर लेकर जा रहा हूँ जहाँ तुम्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। उधर जूकी इससे पहले एक और हमला करती है, उसका मन बदल जाता है। दरअसल उसे भी पता है कि ली एक अच्छा इंसान है और उसने तो कभी भी उसके साथ बुरा नहीं किया, और इतना सोचते ही वो अपने आप को रोक लेती है। उधर ली कहीं बादलों में गुमसा हो गया था। तो इसी के साथ ये कुंफू मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो ये चैनल में कमेंट जरूर करें। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज आपका एक लाइक, एक कमेंट हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। सो स्टे ट्यून्ड विद एनिमल फिल्म्स। मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नई मूवी को लेकर। सो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।